नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से हमारे चैनल पर बायोलॉजी के 55 क्वेश्चन आंसर के बारे में यहाँ पर वीडियो लेकर के आ चुके हैं, जो कि सभी आंसर क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाला है। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम हमारे चैनल पर ऑल टोटल सभी विषय के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, जैसा कि कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, इंडिया के सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, MP सामान्य ज्ञान और हिस्ट्री के, साइंस के, बायोलॉजी के ऑल टोटल सभी विषय के बारे में यहाँ पर तैयारी कराते हैं। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब नए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हम आज के 55 क्वेश्चन आंसर के बारे में। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने 1175 में लास्ट किए थे और अगला क्वेश्चन 1176 से स्टार्ट होकर के 1230 तक जाएगा, जिससे कि हमारा 55 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो रॉबिन्स एवं ब्राउन ने किया था। ठीक है, रॉबिन्स एवं ब्राउन ने सर्वप्रथम खोज किया था। अगला है तारक काय की खोज किसने की थी? तारक काय की खोज किसने की थी? तो बोवेरी ने की थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभाजन किस प्रकार होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभाजन किस प्रकार का होता है? तो अर्धसूत्री होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन होता है तो यह माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति से किससे बनती है? तो किससे बनती है? यह प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से बनती है। ठीक है। अगला है कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका 2 प्रकार की होती है। अगला है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो श्रीलाइडेन और स्वान ने किया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। अगला है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया? कोशिका का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया? तो स्लाइडेन और स्वान ने 1838 से 1839 ईस्वी में किया था। अगला है कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, कोशिका विज्ञान कहा जाता है। अगला है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कौन सा इकाई है? तो कोशिका। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो जीव द्रव्य को कहा जाता है। अगला जीव द्रव्य का नामकरण किसने और कब किया? जीव द्रव्य का नामकरण किसने और कब किया था? तो पुरकिंजे ने 1839 में ईस्वी में किया था। अगला है गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैम्पियस। ठीक है, होमो सैम्पियस, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम किस भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है? किस भाषा से 2 शब्दों से मिलकर बनता है? तो लैटिन भाषा से मिलकर बनता है। अगला जीवों की 2 नाम पद्धति किससे प्रचलित किया? किसने प्रचलित किया? तो कैरोलस ठीनियस ने किया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस ठीनियस को कहा जाता है। अगला है युगलीना क्या होता है? युगलीना क्या होता है? तो एक कोशीय जीव होता है। ठीक है, युगलीना। अगला तंतु में जीवाणु किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तंतु में जीवाणु किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो यह मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। अगला है आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। अगला जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है?
जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला, जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है? तो जीव विज्ञान के अंतर्गत जो है जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी? तो टेंटस्ले, ठीक है, टेंटस्ले ने दिया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, निम्नलिखित में से मेंडल ने कौन सा नियम प्रतिपादित करा है? कौन सा नियम प्रतिपादित करा है? तो पृथक्करण का नियम, प्रभाविकता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, उपरोक्त सभी को प्रतिपादित किया है। अगला है, मेंडल ने कितने नियम का प्रतिपादन किया? मेंडल ने कितने नियमों का प्रतिपादन किया था? कितने नियम का प्रतिपादन किया था? 3 नियम का प्रतिपादन किया था। अगला है, मेंडल ने एक संकरी क्रॉस के लिए किस लक्षण वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया? तो किसको क्रॉस कराया था? लंबे एवं बौने को क्रॉस कराया था। अगला है, अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? किस पौधे का चुनाव किया था? तो मटर के पौधे पर चुनाव किया था। अगला है, जीवधारी के अनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं? जीवधारी के अनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं? तो जीनोटाइप, ठीक है, जीनोटाइप कहते हैं। अगला है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जोहसेन ने किया था। ठीक है, जोहसेन। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किसने किया था? तो किसने किया था? डब्ल्यू वाटसन ने किया था। ठीक है, डब्ल्यू वाटसन ने किया था। अगला है, अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रीगर जोहान मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। अगला है, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वह क्या कहलाते हैं? अनुवांशिकी कहलाते हैं। अगला है, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने और कब देखा? तो सर्वप्रथम किसने और कब देखा? तो वीरचाउ ने 1855 में देखा था। ठीक है। अगला है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, डीऑक्सराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीऑक्सराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। अगला है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने किया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला, डीएनए में उपस्थित स्रार कितने प्रकार के होते हैं? डीएनए में उपस्थित स्रार कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के यहाँ होते हैं। अगला प्रश्न है, वसंगति का वाहक किसे कहा जाता है? वसंगति का वाहक किसे कहा जाता है? तो गुणसूत्र को कहा जाता है। ठीक है। अगला है, वेतन मैट्रिक्स में 2 परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें क्या कहते हैं? क्रोमिनोमेटा। ठीक है, क्रोमिनोमेटा कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, प्रत्येक गुणसूत्र में जेली की समान एक गाढ़ा भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी, मैट्रिक्स। अगला है, चिंपांजी में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? चिंपांजी में कितने गुणसूत्र जोड़े पाए जाते हैं? तो 24 जोड़े पाए जाते हैं। अगला है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, 23 जोड़े। अगला है, पादप कोशिका की रसोई किसे कहते हैं? पादप कोशिका की रसोई किसे कहते हैं? तो हरित लवक को जो पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। अगला है, लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। अगला है, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो डी डुबे ने सर्वप्रथम किया था। ठीक है, डी डुबे। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, गोल्जी काय का सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने किया था।
अगला, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने किया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी, अल्टमैन। अगला, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला है, गेहूं, मक्का, चावल, बांस, गन्ना, ज्वार, बाजरा, जैव व जई आदि किस कुल से संबंधित है? किस कुल से संबंधित है? तो ग्रेमिनेसी से संबंधित है। ठीक है, ग्रेमिनेसी से। अगला है, नारियल व खजूर किस कुल पौधे के होते हैं? नारियल व खजूर किस कुल पौधे के होते हैं? तो प्लामी। ठीक है, प्लामी का होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, लहसुन की कुल का पौधा है। लहसुन किस कुल का पौधा है? तो किस कुल का पौधा है? तो लिलिएसी का पौधा है। ठीक है, लिलिएसी। अगला है, जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व है। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या है? तो आर्थिक महत्व क्या है? तो रेजिन, वाष्पीय तेल, भोजन के रूप में। ठीक है, उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर है। और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से ब्रायोफाइटा की विशेषता है। निम्न में से ब्रायोफाइटा की विशेषता है तो उपरोक्त सभी। ठीक है, जैसे कि इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन में को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। यह सबसे सरल स्थलीय पौधे का समूह है। इसमें संवहन ऊतक होता है। ठीक है, उपरोक्त राइट आंसर हमारा है। अगला है, जिस जीवाणु में आरएनए का अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो रेट्रो विषाणु कहते हैं। ठीक है, रेट्रो विषाणु। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। ठीक है, 55 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हुआ। तो आज की स्टूडियो में बस इतना ही दोस्तों। हम जल्दी मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट स्टोरी में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।